नमस्कार साथियों। तो आज का वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ईयर आप सभी के बीच में मैं 20 दोस्तों यहाँ पे डिफिनीसन लेकर आया हूँ, जो आपके दोस्तों आप किसी भी स्टेट से है आपको 10 नंबर 100% दोस्तों देगा ही, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में हो या डिफिनीसन में हो। 10 नंबर तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में दोस्तों यहाँ से आना ही है। अगर आप समझ लेते हैं बातें को, समझ लेते हैं चीज़ों को, तो दोस्तों आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं 20 दोस्तों। इसी प्रकार से जितना भी डिफिनीसन होगा हम 2-3 माध्यम वीडियो के माध्यम से ले आएंगे आप सभी के बीच में, और दोस्तों हम पढ़ेंगे और साथ में अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से लिख सके। तो जो भी फर्स्ट ईयर के है साथियों, अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी है तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सीधा जाके आप इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बाकी आप समझ लीजिएगा तो आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में। तो चलिए हम समझाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू। साथियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कहता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य का डिफिनीशन दीजिए। तो दोस्तों जो हेल्थ होता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं। देखिए दोस्तों, WHO के अनुसार जो हेल्थ का आपको जो डिफिनीशन है उसके अनुसार, WHO के अनुसार जो है स्वास्थ्य जो है संपूर्ण शरीर, मतलब आपके पूरे शरीर, और साथ में आपका जो मानसिक है, और साथ में उसके आपका सामाजिक कल्याण भी होना चाहिए। जबकि दोस्तों यह जो है स्वास्थ्य, हम लोग जानते क्या है कि स्वास्थ्य को हम सिर्फ ये जानते हैं कि यह रोग है और रोग का देखभाल ही करना एक प्रकार से स्वास्थ्य कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। WHO कहता है कि भाई रोग को तो रोग है ही, रोग तो एक प्रकार को रोग को देखभाल करना, और जो भी अशक्तता है, मतलब जो भी एबिलिटी कम गया है उस सब के तो देखभाल करना है ही। उसके साथ साथ क्या है, संपूर्ण शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक कल्याण की स्थिति भी स्वास्थ्य के अंतर्गत होना चाहिए, उसका भी देखभाल होना चाहिए, ना कि सिर्फ और रोग का ही देखभाल किए तो शरीर स्वास्थ्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब साथियों आता है कम्युनिटी हेल्थ, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य है क्या। तो साथियों सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है विश्व संगठन WHO के अनुसार जो है दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले समस्या एवं समुदाय के उपलब्धि, स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है। दोस्तों देखिए, सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ होता क्या है, तो कम्युनिटी हेल्थ है वो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है वो समुदाय के में जो लोग रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करना है। उनके स्वास्थ्य को जो चीज़ भी प्रभावित करता हो, इफेक्टिव करता हो, उसका आकलन करके उनके सभी सुविधाओं का उपलब्ध कराना सामुदायिक स्वास्थ्य का दोस्तों ये समग्र क्या है, देखभाल है और जिम्मेदारी है। कि देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि समुदाय में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी हर एक चीज़ों को जानना और हर एक चीज़ों के समस्याएं उपलब्ध है उसको स्वास्थ्य के प्रति उसके देखभाल करना और उनको हर एक चीज़ों का सुविधा प्रोवाइड कराना समुदाय के लोगों को, वही जो है कम्युनिटी हेल्थ होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखिए निरोधात्मक, उपचारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक सेवाओं का एकीकरण। मैंने क्या बताया कि उनके देखभाल, उनका जो भी बीमारी है उनका देखभाल होगा तो उपचारात्मक होगा, स्वास्थ्यवर्धक मतलब प्रोमोटिव, मतलब स्वास्थ्य जो भी सेवा है वहाँ पे उसको प्रोमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा, और निरोधात्मक मतलब उसके जो भी बीमारी है उसके विरोध में ये लोग काम करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए होंगे साथियों। तीसरा देखते हैं, कहता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स। अब देखिए हम लोग देखे हैं कि सामुदायिक जो है स्वास्थ्य देखे हैं, अब देखते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स वह नर्स है जो समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष एवं सर्वाधिक संबंधित है। बहुत आसान है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या पढ़े हैं कि समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य के संबंधित देखभाल और सारे चीज़ें जो होता है समुदाय में, उनके बीमारी के निवारण, उनके बीमारी का उपचार, ये सारी चीज़ें सामुदायिक स्वास्थ्य में होता है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होता क्या है, तो दोस्तों वही प्रकार है, बस वहाँ क्या है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है दोस्तों वो समुदाय के जो व्यक्ति होगा, जो परिवार होगा, वहाँ पे उनके स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा देंगे और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्रदान करेंगे, जो सर्वाधिक उनसे संबंधित हो सके वो कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, नर्स का क्या काम होता है कि उनका हालचाल जानना, स्वास्थ्य के
समुदाय के परिवार और व्यक्तियों का हालचाल जानना, उनके क्या हो रहा है, कौन सा बीमारी है नहीं है, ये सारे चीज़ों को रिकॉर्ड रखना, ये सभी चीज़ काम होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का। प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी होता क्या है साथियों? तो इम्यूनिटी आप लोग जानते ही हैं, शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले कारकों अर्थात एंटीजेंस को पहचानने तथा नष्ट करने की क्षमता ही रोग प्रतिरोधक या प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाता है। देखिए दोस्तों, आमतौर पर समझिए कि प्रतिरक्षा इम्यूनिटी होता क्या है। देखिए शरीर में क्या होता है दोस्तों कि अनेक प्रकार के आपको इन्फेक्शन फैल सकता है जिससे लोग बीमार होते हैं, ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों यही कहता है कि जो आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाला कोई कारक होगा, सूक्ष्मजीव होगा, तो उससे क्या करेगा, पहचानेगा। इम्यूनिटी क्या करता है, पहचानता है, और पहचानने के साथ साथ उसे नष्ट करने का काम करता है कौन, इम्यूनिटी। और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं या रोग प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात रोग प्रतिरोधकता क्षमता वह क्षमता है जो व्यक्तियों को रोगों से बचाती है। सीधा समझिए इम्यूनिटी प्रतिरक्षा क्या है कि शरीर में रोगों से बचाता है लोगों को, वही इम्यूनिटी है। और डिटेल में हम लोग देख लिए हैं, एंटीजेंस होता है एक प्रकार का इम्यूनिटी जो आपको शरीर में हानिकारक होता है उसको नष्ट करके आपके रोग से बचाता है, वही इम्यूनिटी होता है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। प्रतिरक्षा इम्यूनाइजेशन, ऊपर देखे हैं दोस्तों प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन। तो दोस्तों शरीर में किसी प्रतिरक्षक कारक जैसे वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन आदि प्रविष्ट कर कुछ विशिष्ट रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करना प्रतिरक्षण कहलाता है। देखिए दोस्तों, जैसे इम्यूनाइजेशन होता क्या है, तो मतलब आमतौर पे समझिए कि कोई रोग है, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी होता है। तो दोस्तों उसका क्या होता है, टीका दिया जाता है। रेबीज का भी टीका लगता है, अभी कोविड आया था उसका भी टीका लगता है। तो वही कहता है कोई विशिष्ट जो है दोस्तों, कोई विशिष्ट रोगों के प्रति पहचान करके और उसके दोस्तों वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबिन प्रविष्ट करना, मतलब देना ही क्या कहलाता है, प्रतिरक्षण कहलाता है। जो रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता को उत्पन्न करता है देने के बाद, जिससे वो लड़ने का काम करता है। तो सिंपल तौर पे समझिए जो वैक्सीन देने का काम होता है वही एक प्रकार से क्या है, इम्यूनाइजेशन है। और सभी बीमारी का अपना एक अलग अलग और पर्सनल वैक्सीन होता है, तो वही प्रविष्ट वही जो दिया जाता है वैक्सीन वो इम्यूनाइजेशन कहलाता है, जो शरीर में विभिन्न प्रकार के जो बीमारी है उससे लड़ने का काम करता है। अब चलिए साथियों देखते हैं शीत श्रृंखला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल्ड चेन साथियों ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछ देगा और आपको सीधा दोस्तों डिफिनीशन में भी पूछ देगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझिए, हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। टीके को प्रभावी बनाए रखने के लिए निर्माण स्तर से लेकर टीका स्थल तक उन्हें उचित तापमान पर परिवहन एवं भंडारण किया जाना चाहिए, अन्यथा ये अपनी रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं। देखिए दोस्तों कोल्ड चेन में होता क्या है कि जैसे कोई टीका बना है, जैसे आप लोग अभी सुने होंगे कि कोविड के टीका के लिए इतना टेम्परेचर पर कोविड के टीका रह सकता है, उसे रखना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जो भी इंजेक्शन है या वैक्सीन वगैरह होता है उसको क्या किया जाता है, उसको देखते होंगे आप लोग कि उसको फ्रीज में रखा जाता है, टेम्परेचर में रखा जाता है, ताकि वो अपना प्रभाव न खो और जब भी काम आए तो उसे दिया जाए तो वो अपना प्रभाव दिखाए शरीर के अंदर। तो वही होता है शीत श्रृंखला। कोल्ड चेन क्या होता है कि टीके को प्रभावी जो भी टीका बनता है उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए जब निर्माण होता है उसका, मतलब टीका जब बनता है उस समय से लेकर और टीका देने के समय तक, टीका स्थल तक, जहां आप गाड़ी मिल जाए, परिवहन है, परिवहन में भी ढोने का काम होगा, भंडारण जहां होगा रूम में वहां तक, वैसा इसको टेम्परेचर को बनाए रखना होता है, जिससे ये क्या करे, ये टीका अपनी जो शक्ति है, जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता है वो खो ना। जी हाँ दोस्तों, टीके की रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बनाए रखने के लिए ही शीत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखिए अभी कि टीका जो भी टीका होगा, जिस टीका का जितना टेम्परेचर फिक्स होगा कि इतना टेम्परेचर तक ये रहेगा, उसको उतना टेम्परेचर चाहिए ताकि वो कभी भी अपना रोग प्रतिरोधकता क्षमता ना खो। शीत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र के तापक्रम की जांच आवश्यक है तथा शीत श्रृंखला को बनाए रखने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उपयुक्त मार्गदर्शन प्रशिक्षण आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि इसमें उपयोग किया जाता है यंत्र का, जैसे जानते ही हैं कोई रेफ्रिजरेटर का करता है या बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए अलग यंत्र का उपयोग किया जाएगा जो एकदम ही
क्या करे, एकदम ठंडा बना कर रखे, उसके टेम्परेचर के अनुकूल हो। साथ में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको ये प्रशिक्षण होना चाहिए कि कैसे कोल्ड चेन को उपयोग करना है, कैसे रखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, कोल्ड चेन आमतौर पे टीका को सुरक्षित करके प्रभावी ढंग से बना कर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो दोस्तों फ्रिज टाइप, मानिए फ्रिज टाइप है, जहाँ पे अपने टेम्परेचर को यह मेंटेन करके रखता है और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ज़रूरत के हिसाब से टीका को टेम्परेचर मिलता रहेगा, तो वो कभी भी अपना प्रभाव नहीं खोएगा और वो कभी भी दिया जाएगा तो वो काम करेगा। तो यही होता है कोल्ड चेन। चलिए देखते हैं 7वां नंबर है। साथियों 7वां नंबर कहता है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग होता क्या है। तो गर्भ निरोधक साधन को उपयोग में लाकर अनचाही गर्भ अवस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का अर्थ है अनचाहे गर्भ से मुक्त। दोस्तों परिवार नियोजन होता क्या है, तो आप लोग जानते हैं यह परिवार नियोजन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों परिवार नियोजन तब कराया जाता है जब हमें मान गए किसी कपल्स को ये मन नहीं है कि अब हमें बच्चे नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो परिवार नियोजन के लिए सोचेगा। तो दोस्तों वही कहता है कि परिवार नियोजन आमतौर पे अनचाहे गर्भ से मुक्ति है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परिवार नियोजन क्या है, अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना ही क्या है, परिवार नियोजन है। और परिवार नियोजन जो दोस्तों गर्भ निरोधक साधन उपयोग में लाकर गर्भ अवस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए ही हम अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं ताकि आप लोग जो भी लोग हैं हिंदी या इंग्लिश वाले उसको इंग्लिश में बनाकर लिखे और हिंदी वाले तो अपना समझ ले। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑडियो विजुअल एड्स। जी हाँ दोस्तों, श्रव्य दृश्य साधन क्या होता है। ऑडियो विजुअल एड्स आपको पूछ देगा दोस्तों शॉर्ट नोट्स में या डिफिनीशन में, तो लिखना होगा। श्रव्य दृश्य वह उपाय है जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक संवेदी माध्यमों का उपयोग और सिद्धांतों की स्थापना, स्पष्टता, संबंध, व्याख्या, मूल्यांकन हेतु करता है। देखिए दोस्तों श्रव्य दृश्य साधन होता क्या है कि ये जो है श्रव्य दृश्य एक प्रकार का क्या है, उपाय है जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम जो होता है उस प्रक्रिया में दोस्तों ये सहायता करता है। इससे क्या होता है, आपके सोचने का जो भी माध्यम है, आप सोचते हैं, संवेदी जो है ब्रेन में है दोस्तों, उसके सिद्धांत में आप क्या है किसी भी चीज़ को स्पष्ट तरीका से समझ सके, उसके बीच में जो भी संबंध है उसको क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके और उसके एस्टेब्लिश कर सके। तो यही होता है श्रव्य दृश्य का उपयोग इसीलिए किया जाता है। यह एक प्रकार का उपाय है जिसमें त्रिकोणीय जो भी माध्यम जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होता है, त्रिकोणीय मतलब क्या होता है दोस्तों, जटिल चीज़ों को आपको जहाँ समझने में दिक्कत होता है, उसे किसी भी चीज़ को आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, तो वही किसी भी शिक्षक को ये उपयोग, कोई भी शिक्षक इसका उपयोग कर सकता है स्पष्टता के लिए, संबंध बनाने के लिए, व्याख्या करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए ऑडियो विजुअल का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 9वां प्रश्न है साथियों, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या, तो न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति नॉरिश शब्द से हुई है, जिनका अर्थ है व्यक्ति द्वारा किया गया आहार, जो कि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि तथा शारीरिक कार्यों हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करता है। अब दोस्तों देखिए न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषक है क्या, तो जो भी दोस्तों आप भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, उसमें क्या है एक पोषक तत्व विद्यमान होता है जो आपके शरीर को क्या करता है, वृद्धि और शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसीलिए कहता है कि दोस्तों अच्छे भोजन से अच्छे विचार, अच्छे ऊर्जा शरीर में निर्माण होता है, तो ही होता है न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है, कहता है प्रोटीन। दोस्तों सर्वप्रथम मुल्डर द्वारा 1838 में जंतुओं व वनस्पतियों में उपस्थित नाइट्रोजन बहुलक जैविक पदार्थ को 10 प्रोटीन का नाम दिया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सर्वप्रथम प्रोटीन का नाम किसने दिया, तो मुल्डर ने 1838 में। यह सर्वप्रथम क्या है, जंतुओं और वनस्पतियों में उपस्थित जो भी नाइट्रोजन के बहुलक है उसको 10 प्रोटीन नाम दिया। मनुष्य में लगभग 20% भाग प्रोटीन का होता है। ये जीवन की प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। प्रोटीन एक प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, अर्थात ये विलयक में घुलते हैं लेकिन फिर भी अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित रहते हैं। देखिए दोस्तों प्रोटीन क्या है, आमतौर पे आपको शरीर क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आपके शरीर में दोस्तों क्या है, विकास वृद्धि में भी ये क्या है, भाग लेता है। तो यही कहता है कि यह 20% शरीर के भाग का प्रोटीन होता है, लेकिन यह फिर भी पता नहीं चलता है क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होता है अंदर में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कब कैसे रूप में आया, तो ये था।
11 नंबर देखते हैं, कहता है संतुलित आहार। दोस्तों बैलेंस डाइट होता क्या है? संतुलित आहार विभिन्न आयु वर्ग, लिंग भेद, शारीरिक कार्य, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होते हैं। देखिए दोस्तों, अब संतुलित आहार होता क्या है? तो संतुलित आहार में एक निश्चित मात्रा के साथ साथ एक निश्चित डाइट भी होना चाहिए, जहाँ पे दोस्तों क्या है, अलग अलग लिंग के लिए अलग अलग तरीक़ा से, अलग अलग आयु वर्ग के लिए। अब ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों कि बच्चे को बूढ़े के जैसे खाना देंगे, बच्चे को वयस्क के जैसे खाना देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यही कहता है कि आयु वर्ग और लिंग भेद और शारीरिक कार्य, मतलब जिसका शरीर दोस्तों देखते होइएगा बहुत बलवान होता है, तो उसका कार्य भी अधिक होता है, तो भोजन भी अधिक करता है। तो यही कहता है आर्थिक स्थिति पे दोस्तों जो है संतुलित आहार का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी का अगर संतुलित आहार कब होता है? जब उसका आर्थिक स्थिति भी ठीक रहता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है तो देखते होइएगा कोई एक टाइम खाता है, एक टाइम नहीं खाता है, तो उसका भोजन संतुलित नहीं हो रहा है। वही कहता है कि सभी स्थिति में अलग अलग होता है। इसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाले आहार, शरीर संवर्धन वाले करने वाले आहार, सुरक्षात्मक आहार उचित मात्रा या परिणाम में होते हैं। संतुलित आहार में क्या होता है दोस्तों? आपके शरीर को एक अलग तरीक़ा से ऊर्जा देने वाला, शरीर का विकास करने वाला आहार, सुरक्षात्मक जो आपके शरीर को बचाए रखे वैसा आहार। तो दोस्तों उचित मात्रा मतलब कितना देना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सारे चीज़ें जो है संतुलित आहार के भी अंदर होता है, जिसमें व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें कम से कम व्यक्ति को क्या होता है, सभी जो पोषक तत्व है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो आमतौर पे आप क्या समझे संतुलित आहार में कि यह सभी संतुलित आहार जो है, संतुलित आहार में सभी आयु वर्ग, सभी लिंग के, सभी आर्थिक स्थिति के, सभी शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने का आहार होता है, शरीर की ऊर्जा के लिए, शरीर के संवर्धन करने के लिए, शरीर के सुरक्षा पहुंचाने के लिए उचित मात्रा में परिणाम होता है, भोजन दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को न्यूनतम पोषण तत्व प्राप्त हो जाता है। हो गया। 12 नंबर देखते हैं, निर्जीवाणुकरण, पाश्चुकरण और पाश्चुराइजेशन एक ही होता है। तो देखिए पाश्चुराइजेशन क्या होता है? तो इस विधि में बीज संक्रमित किए जाने वाले पदार्थ को तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म किया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए साथियों, पाश्चुराइजेशन होता है, इसको कौन लागू किया था, कौन लाया था? तो लुई पाश्चर ने। और यह एक प्रकार का क्या है, डिसइंफेक्शन मतलब बीज संक्रमण करने का एक प्रक्रिया है, जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, पदार्थ को एक निश्चित तापमान पे बीज संक्रमण किया जाता है एक निश्चित समय तक, जिसमें क्या होता है, जो पदार्थ को आप बीज संक्रमण कर रहे हैं वो अपने रासायनिक स्थिति को चेंज करता भी नहीं है और बीज संक्रमण हो जाता है और उससे जो भी हानिकारक जीवाणु है वो नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग देखते होइएगा पाश्चुराइजेशन में सबसे जो प्रचलित है वो दूध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूध को इसी विधि के द्वारा दोस्तों जो है पाश्चुराइज किया जाता है, विसंक्रमण किया जाता है। नहीं तो दोस्तों अगर सीधा आपको क्या गाय और भैंस से निकाल के और आपके बीच में दूध लाया जाए तो उसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होता है दोस्तों, तो इसीलिए वो हानिकारक होता है। इसीलिए देखते होइएगा इसको पाश्चुराइज करके तब मार्केट में उतारा जाता है। या क्या किया जाता है, इसको पहले गर्म किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, पाश्चुराइजेशन जो है एक तापमान पर, निश्चित तापमान पर किसी चीज़ को विसंक्रमण करने की विधि है, जिसमें जो है हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाता है और पदार्थ जो है अपना रासायनिक जो भी संगठन है मतलब बनावट है उसको परिवर्तन नहीं करता है। जैसे दूध को गर्म करेंगे तो कुछ होगा, पानी बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो वही कहता है साथियों। कहता है उद्भावन अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार पूछा गया था ये एमपी में। उद्भावन अवधि होता क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? तो दोस्तों रोगों का उत्पादन करने वाले जीवों के शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षणों के उत्पन्न होने के मध्य अंतराल को उद्भावन अवधि कहते हैं। अलग अलग बीमारियों की उद्भावन अवधि अलग अलग होती है, जो कि कुछ दिनों के लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। अब देखिए दोस्तों इसको आमतौर पर समझिए। जैसे आपके शरीर में कोई हानिकारक कोई जीव आपको शरीर में रोग उत्पन्न करने वाला आपको पहुंचा, मतलब आपके शरीर में प्रवेश किया, तो वो प्रवेश किया और यहाँ से जो पीरियड शुरू होगा वो आपके रोग उत्पन्न करने तक जो पीरियड होगा वही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब यहाँ से आपके शरीर में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश किया और वह जब तक दोस्तों आपके शरीर में आपका कोई बीमारी का लक्षण उत्पन्न करता है उतने देर के दोस्तों अवधि को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भावन अवधि कहते हैं। उद्भावन मतलब दोस्तों निर्माण अवधि वही होता है।
तो दोस्तों जो अवधि हो सकता है वो कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। जैसे कोई बीमारी को दोस्तों पहचान करने के लिए कई वर्षों तक लग जाता है। कोई बीमारी है जो दोस्तों तुरंत पहचान में आ जाता है, तो वही होता है, कहता है कोई बीमारी, कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर में प्रवेश किया और वह जब तक अपना रूप नहीं दिखाएगा, जब तक उसका पहचान नहीं हो जाएगा, तब तक वो शरीर में रहेगा। और उसी विधि को हम लोग, उसी अवधि को, उसी रहने की पीरियड को हम लोग उद्भवन अवधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 14 देखते हैं साथियों। कहता है बीज संक्रमण। साथियों वीडियो बड़ा होगा ताकि हम समझा रहे हैं तो इसलिए वीडियो बड़ा होगा, समझिए, पढ़िए, फायदा की चीज़ है। नहीं पढ़िएगा दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में 10 नंबर आना तय है। बीज संक्रमण, डिसइंफेक्शन होता क्या है? तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों अथवा उनके जीवों विषों को शरीर से बाहर जो है दोस्तों भौतिक रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा नष्ट करने की प्रक्रिया बीज संक्रमण कहलाती है। अब दोस्तों देखिए डिसइंफेक्शन होता क्या, बीज संक्रमण है क्या? तो जब दोस्तों बीज संक्रमण करते क्यों हैं? तो शरीर में आपका कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश दोस्तों करता है या दोस्तों उसका कोई विष प्रवेश करता है आपके अंदर, तो क्या होता है, बीमारी उत्पन्न करेगा। तो वही कहता है कि उसी सूक्ष्म जीव जो आपके अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है, उस सूक्ष्म जीव का भौतिक और रासायनिक तरीके से दोस्तों जो नष्ट करने की प्रक्रिया है वही बीज संक्रमण, डिसइंफेक्शन कहलाता है। ये पदार्थ क्षयकारी एवं विसर्जकारी होते हैं। दोस्तों ये जो आपको बीज संक्रमण किया जाता है ये भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से, ये दोस्तों इसमें अलग अलग तरीका के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, भौतिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ये हानिकारक और विषैले भी हो सकते हैं। इसलिए इसका जो है उपयोग उत्कों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इनका उपयोग जीवहीन सतहों पर होता है। दोस्तों डिसइंफेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? जीवहीन, मतलब जिनमें जीवन ना हो वैसे चीज़ों पे दोस्तों डिसइंफेक्शन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पे दोस्तों डिसइंफेक्शन नहीं किया जाता है, मतलब आप ये समझ लीजिए जिसके अंदर जीव होगा, प्राण होगा, जीवन होगा, उस पर दोस्तों डिसइंफेक्शन नहीं किया जाता। डिसइंफेक्शन किया कहाँ जाएगा? तो जो भी दोस्तों सर्जिकल अस्पताल में सर्जिकल इक्विपमेंट्स होगा, जो भी इक्विपमेंट होगा, जो भी औजार होगा, जो भी बेड होगा, उस सबको दोस्तों बीज संक्रमण, जो भी मशीन होगा उस सबको बीज संक्रमण किया जा सकता है और किया जाता है, जबकि कोई जीवन वाले व्यक्ति में बीज संक्रमण नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों 15 नंबर कहता है स्वास्थ्य संकेतक, हेल्थ इंडिकेटर होता क्या है? तो ये वे चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो किसी समुदाय, राज्य या देश के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि हेल्थ इंडिकेटर है क्या, तो सीधा बताइएगा कि यह एक वे वेरिएबल है जो किसी समुदाय, किसी राज्य, किसी देश के जो है स्वास्थ्य मापन की स्थिति को उपयोग में लाता है। ध्यान में रह गए? सिंपल सी है हेल्थ इंडिकेटर, मतलब हेल्थ इंडिकेट मतलब आपका हेल्थ के संकेतक को पहचानना, मापना ही हेल्थ इंडिकेटर होता है। ये संकेतक लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में होने वाले सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। अब समझिए दोस्तों हेल्थ इंडिकेटर एक प्रकार का आपके शरीर में दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी जितने भी विकार है वो मापने का काम करता है। यह एक वेरिएबल है जो समुदाय, राज्य, देश स्तर पर आपके स्वास्थ्य स्थिति के मापन हेतु काम में लाया जाता है। और ये जो है इस संकेतक का यही काम होता है कि आपके अंदर सकारात्मक नकारात्मक जो भी परिवर्तन हुआ है रोग से, स्वास्थ्य से संबंधित, उसको इंडिकेट करता है, मतलब बताता है। दोस्तों साथियों 16 नंबर है डिजीज, रोग होता क्या है? तो दोस्तों रोग समान अवस्था में बदलाव की स्थिति है। जैसे दोस्तों आप नॉर्मल है और आपके अंदर अचानक परिवर्तन आ रहा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो दोस्तों वही होता है स्वास्थ्य, जिसमें रोगी की शारीरिक एवं मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं। हमने क्या बताया कि आपके शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी बदलाव होगा, समान रूप से जो भी बदलाव होगा वही स्वास्थ्य के अंतर्गत होगा। रोग एक असमान स्थिति है जो कि व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मैंने क्या बताया? शारीरिक और मानसिक रूप से इसमें प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति की विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य बाधित होते हैं। अब देखिए दोस्तों जब आपके शरीर और मानसिक में प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है आप जो भी कार्य करेंगे समाज में वो बाधित होगा तथा व्यक्तियों के इन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने में पूर्ण नहीं होते हैं। अब देखिए रोग क्या है, तो सिंपल वे में समझिए साथियों कि रोग एक समान व्यवस्था है जो दोस्तों समान व्यवस्था में भी बदलाव हो जाता है। आप मान गए आप सही से अभी हैं और आपके अंदर कुछ चेंज होने लगा आपके शारीरिक में या आपके दिमाग में, तो वही रोग होता है जो आपके व्यक्ति में दोस्तों क्या करता है, शरीर को और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जहाँ पे आप सामाजिक कार्य के साथ साथ आपके मानसिक और विभिन्न प्रकार के शारीरिक जो कष्ट है उसमें प्रभावित होने लगता है। इसमें सोचने का भी दोस्तों जो ढंग होता है वो प्रभावित और किसी कार्य को प्रभावित होने लगता है।
17 नंबर देखते हैं साथियों, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है। दोस्तों जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है यह एक आवश्यक देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार है, जो सभी लोगों के लिए दोस्तों आसान है और सभी लोगों को होना चाहिए, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसको समुदाय तथा देश वहन कर सके। अब देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ये होता है जहाँ पे दोस्तों यह एक आवश्यक देखभाल, ये तो है ही, सबसे प्राइमरी है तो होगा ही आवश्यक, जो सभी लोगों के लिए क्या है, आसानी हो, सभी लोगों के लिए सहज हो, सुलभ हो, स्वीकार हो, जिसमें पूर्ण रूप से भागीदारी मतलब पूर्ण रूप से उसमें भाग ले और जिनकी लागत जो दोस्तों हो, जिन पर खर्च हो, उसके वहन करने दोस्तों समुदाय और देश को दोस्तों उतना ज़्यादा दिक्कत न हो सहन करने में। मतलब दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल वह देखभाल है जिसमें सभी लोगों के लिए क्या हो, आसान हो, सभी का भागीदारी इसमें हो और यह एक आवश्यक देखभाल है जहाँ पे दोस्तों इनका जो लागत हो, तो दोस्तों मतलब लागत का मतलब अगर कहीं आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, अपने देखभाल कराने जाते हैं तो वहाँ पे पैसा लगता है, तो वही कहता है जो भी लागत हो वो वहन करने का दोस्तों समुदाय और देश को वहन कर सके, इतना इसके लिए हो। अब इतना भी ना हो कि ये वहन ना कर सके, वहन मतलब पेड नहीं कर सके। अब चलिए देखते हैं 18 नंबर। तो दोस्तों चलिए 18 नंबर देखते हैं, चैनल पे नए हैं लाइक कमेंट कीजिए। 18 नंबर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है। तो दोस्तों यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। दोस्तों प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है तो यह ग्रामीण या समुदाय जो भी है दोस्तों, वो ग्रामीण समुदाय और जो भी डॉक्टर चिकित्सक है या जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनके बीच में यह सबसे पहला संपर्क होता है। इसके बाद ही दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, मतलब सब डिविजनल हॉस्पिटल होता है, इसके ऊपर ही सब हॉस्पिटल होता है। पहले यही होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि आपके गांव में होगा। प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र की 30,000 जबकि पर्वतीय क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के 20,000 जनसंख्या को कवर करने हेतु किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहता है आपसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो मैदानी क्षेत्र में कितने जनसंख्या को और पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में कितने जनसंख्या को कवर करता है, एक जो ग्रामीण क्षेत्र है वो। तो दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है ये 30,000 होता है, कहाँ, मैदानी क्षेत्र की 30,000 जबकि पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में 20,000 जनसंख्या को कवर करता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं तथा रोगों के निदान संबंधी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। इसमें दोस्तों देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, 4 से 6 बिस्तर होता है और कुछ जो है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो है वो संबंधी सुविधा उपलब्ध होता है। उसके बाद बात करते हैं 19 स्वास्थ्य आकलन हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। तो स्वास्थ्य आकलन एक सतत व्यवस्थित गहन क्रमबद्ध अवलोकन है। यह शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः देखभाल में परेशानी एवं अन्य अस्वास्थ्य अवस्था के देखभाल के बारे में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों स्वास्थ्य आकलन होता क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है, स्वास्थ्य का आकलन करना मतलब उसका रिकॉर्ड रखना, उसको सूचना को एकत्र करना, आकलन नहीं होता है। तो कहता है दोस्तों स्वास्थ्य आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत क्या है, आप किसी भी स्वास्थ्य को व्यवस्थित रूप से गहन करके और क्रमबद्ध तरीके से उसका अवलोकन करते हैं और उसके दोस्तों जो स्वास्थ्य होता है वो शारीरिक मानसिक सामाजिक और व्यक्तिगत सभी पहलुओं को दोस्तों रीड करके पढ़ के उनके परेशानियों को जानकर उनके देखभाल जो भी है दोस्तों उनके सारे चीज़ों को देखभाल करके एक सूचना बनाना और सूचना एकत्रित करना ही दोस्तों क्या है, स्वास्थ्य आकलन है। सीधा समझिए, स्वास्थ्य से संबंधित हर एक चीज़ों को सूचनाओं को एकत्रित करना एक प्रकार का स्वास्थ्य आकलन है। अब दोस्तों आज का वीडियो में लास्ट है, देखते हैं 20 नंबर है। साथियों वीडियो बड़ा हो गया होगा तो ये सारा रीज़न है कि समझाएं ताकि इस 20 में से आप 20 आपके दिमाग में अभी आ जाए पूरा वीडियो देखने से। एपिडेमियोलॉजी, जी हाँ दोस्तों एपिडेमियोलॉजी पूछा जाता है बार बार। मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण एवं निर्धारक तत्वों के अध्ययन तथा स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। देखिए दोस्तों आमतौर पे एपिडेमियोलॉजी क्या है, एक जनसंख्या का अध्ययन होता है जहाँ पे दोस्तों मानव जनसंख्या में जो भी है उसके स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी पहलू हैं, जितने भी निर्धारक तत्व हैं उनके अध्ययन किया जाता है, उस पर नियंत्रण किया जाता है और उनके जो ज्ञानों हैं उनके दूसरे के बीच में प्रसारित किया जाता है, जनसंख्या के बीच में
बांटा जाता है वही होता है एपिडेमियोलॉजी। सीधा समझिए, एपिडेमियोलॉजी जनसंख्या से संबंधित है और वही जनसंख्या से में मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनके बीच में स्वास्थ्य से संबंधित हर एक चीज़ों को देना, हर एक चीज़ों को जानना, यही एपिडेमियोलॉजी होता है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। जिनको दिक्कत है वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम रुक रुक के दोस्तों वीडियो में बताए हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जो इंग्लिश वाला है इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, गूगल में जाके इसको आप कॉपी करके कन्वर्ट कर लेंगे, हिंदी है तो इंग्लिश में दे देगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी को प्यार आशीर्वाद के लिए। जय हिंद, नमस्कार।